यस, हाँ जी, यस, ये देखो, ये देखो, बस बस बस, ये देखो। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेफिसिट्स के बारे में, और मेरे पास फर्स्ट डेफिसिट कौन सा था बेटा? फर्स्ट डेफिसिट कौन सा था? रेवेन्यू डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट? सेकंड कौन सा था? फिस्कल डेफिसिट। कौन सा था? और लास्ट कौन सा था? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कौन सा डेफिसिट? अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। किसके बारे में? तो बेटा प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। क्या बोलते हैं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट। पूरा आप लोग फॉर्मुलास बताना मुझे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट। द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू डेफिसिट। द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू total expenditure minus revenue receipts minus non-debt. And the last one is primary deficit. Primary deficit is equals to fiscal deficit minus interest on. तो मेरे पास 3 तरह के क्या थे जी? डेफिसिट्स। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इन तीनों तरह के डेफिसिट्स के अंदर इन तीनों डेफिसिट्स की इंप्लीकेशंस आ सकती हैं भाई। और इंप्लीकेशंस आप लोगों ने मेरे साथ कवर करी हुई है कि आप लोगों के पास जब कंट्री के अंदर चल रहा हो प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, तो उसका क्या मतलब है। हमने बहुत सारी पढ़ी, जैसे कि एक कुछ इंप्लीकेशन बता मुझे यार। रेवेन्यू की? हाँ रेवेन्यू की बता दे। बोल यार आर्यन, तो बोल। डे सेविंग, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, कोई बात नहीं। ये देखो, ये देखो एक बार प्लीज। जल्दी से एक बार देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास मैं इंप्लीकेशन बता रहा हूं आपको। मैं आपको इंप्लीकेशन बता रहा हूं बच्चे रेवेन्यू डेफिसिट की। ये रहा सर रेवेन्यू डेफिसिट, तो मेरे पास ये रहा। सर ये क्या बोल रहा है रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीट्स। इंप्लीकेशन क्या होती है सर इसकी? सर रेवेन्यू डेफिसिट बोलो indicates the inability of the to meet its and recurring। गवर्नमेंट की इनएबिलिटी शो करता है भाई। ये शो करता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिसेविंग। क्या कर रही है? ये शो करता है कि गवर्नमेंट सारा पैसा किस पे लगा रही है? कंजम्पशन पे। किस पे लगा रही है? अरे गवर्नमेंट ने अगर ये पैसा, सुनो, गवर्नमेंट के पास क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कब आया? जब रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू सीट्स कम थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको पूरा करने के लिए तो पैसा कहां से लाना पड़ेगा? कैपिटल से। कहां से? ओहो, या तो हमें एसेट कम करना पड़ेगा। तो ये भी तो क्या है एक इसकी इंप्लीकेशन भाई। अगर हमारी कंट्री के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होता है तो वो एक वार्निंग सिग्नल होता है कि गवर्नमेंट अपने या तो खर्चे कम कर ले या तो अपने रेवेन्यू बढ़ा दे। अगर कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा हो तो वो क्या इंडिकेट करता है, मैं आप लोगों को वो बता रहा हूं सर। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट बताया था सर। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग। सर आपने अभी ये फॉर्मूला भी बताया था बच्चों को, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो अगर कंट्री में फिस्कल डेफिसिट चल रहा हो तो वो क्या इंडिकेट करता है? सबसे पहले सर अगर कंट्री में क्या हो? फिस्कल डेफिसिट। कंट्री में क्या चल रहा हो? फिस्कल। तो उससे कंट्री में क्या आ जाती? इन्फ्लेशन। मतलब हमने क्या करा? बोरो। क्या करा? जिससे हमारी कंट्री में क्या बढ़ गई? मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से कंट्री में क्या आ गई? इन्फ्लेशन। सर अगर बोरो करा है सर, तो मुझे सर बोरो करा है सर, मुझे उसके ऊपर क्या पे करना है? इंटरेस्ट। मतलब ग्रोइंग इनडेटनेस। ग्रोइंग सर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पता नहीं कितने सालों तक, रिड्यूसेस द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और सर इसका इंटरेस्ट पे करने के लिए एक और लोन, फिर 2 लोन, फिर एक और इंटरेस्ट। हम मैं कैसे फंस जाऊंगा? डेट ट्रैप। तो डेट ट्रैप, इन्फ्लेशन, रिड्यूसेस फ्यूचर ग्रोथ, ग्रोइंग इनडेटनेस, ये इंप्लीकेशन है किस चीज की? और सर एक और मेरे पास डेफिसिट था, कौन सा जी? जल्दी बोलो कौन सा डेफिसिट है? प्राइमरी। सब प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग।
क्या बोल रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या है बेटा, इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरिंग्स आर गोइंग टू मीट द एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के सिवा। तो द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और कल को अगर हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट 0 आ गया तो उसका क्या मतलब होता है, जितना पैसा हम लोगों ने क्या किया है, जितना पैसा हमने क्या किया है बोरो, वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर का क्या देना था, इंटरेस्ट। मतलब इस ईयर का हमारे पास कोई भी डेफिसिट नहीं है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज दैट इज ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। बच्चे भाटिया ने भी किया था, उससे पूछ लो क्या कह रहा है, आ जाओ करें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट बच्चों, चांसेस हमेशा होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के और डेफिसिट्स के। डेफिसिट्स का क्वेश्चन भी आ सकता है फॉर्मूला वाला, डेफिसिट्स की इंप्लीकेशंस भी आ सकती हैं। और अभी तो मैं कुछ बोल नहीं रहा, गवर्नमेंट बजट के और डेफिसिट से क्वेश्चन के कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने करवाए हैं आप लोगों को क्लास के अंदर। कैन फिस्कल डेफिसिट बी देयर इफ देयर इज अ रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट हैपेंस व्हेन फिस्कल डेफिसिट इज 0। वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जी। प्लीज यहां से देखो जी। हाँ जी, क्योंकि उसका आंसर ये होगा रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। और एक क्वेश्चन बजट का, बजट यहां से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट में आ सकता है, बजट में और कुछ भी नहीं है जी। ध्यान से मेरी बात सुनना जी सारे स्टूडेंट्स, ये देखना जी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, एक एक वर्ड समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले मेरे पास आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज को दोबारा से अच्छे तरीके से क्या करना, यूटिलाइज। कौन करेगा, गवर्नमेंट। किसके थ्रू कर रही है, बजट के थ्रू। किसके थ्रू कर रही है, तो देख, द थ्रू द बजटरी पॉलिसी, थ्रू द government aims to reallocate the resources in accordance with the economic and social priorities of a country। तो कैसे करती है गवर्नमेंट रीएलोकेशन, गवर्नमेंट का पहला काम है टैक्स कंसेशन और सब्सिडी। पहला काम करती है गवर्नमेंट बोलती है हेलो देखो लोगों की जेब में बहुत पैसा है, तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी टैक्स को कंसेशन देती है और सब्सिडी देती है, जिससे कि लोग इनकरेज होते हैं क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट कैन गिव दी और टू दी प्रोड्यूसर। जेब में पैसा सबके पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट चाहती है वो पैसा यूज हो। वो पैसा यूज कैसे होगा, गवर्नमेंट ने क्या दे दी, टैक्स कंसेशन। क्या दे दी, सब्सिडी। तो टैक्स कंसेशन देना, सब्सिडी देना, जिसकी वजह से उनकी जेब में जो पैसा पड़ा है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, ये तो हो तो क्या, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। क्या हो गया, रीएलोकेशन। और ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स करा किसने, गवर्नमेंट ने। क्या देखा, टैक्स और सब्सिडी। टैक्स देना, सब्सिडी देना, पता कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसका पार्ट होता है, गवर्नमेंट बजट का। हाँ मैं तो बहुत श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि बजट की वजह से रीएलोकेशन ऑफ क्या हो रहा है, कंट्री के रिसोर्स। और एक और तरीका है रीएलोकेशन, रिसोर्सेज को आप बढ़िया तरीके से यूज करने का एक और तरीका है। दूसरा क्या है जी, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड इफ प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इंटरेस्ट गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अंडरटेक दी प्रोडक्शन। तो दो तरीके हैं भाई, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के दो तरीके हैं। या तो किसी और के जो पैसा सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करवाओ, वो इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब उसको टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज मिलेंगी। थोड़ा सा दो टैक्स कंसेशन, थोड़ा सा पुश करो, वो इनकरेज होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। मतलब घर में पड़ा हुआ पैसा इन्वेस्ट होगा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक काम करो, एक और काम करो, जो प्राइवेट सेक्टर जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा वो चीज डायरेक्टली कौन प्रोड्यूस करे जी, गवर्नमेंट। ये दो केस है मेरे पास रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के। और ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसके थ्रू होता है, अगर गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस कर रही है मतलब गवर्नमेंट खर्चा करेगी। खर्चा कैसे करेगी, गवर्नमेंट ट्रेजरी से। ट्रेजरी का मतलब बजट। तो ये चीज भी बजट के थ्रू हो रही है, ये चीज भी बजट के थ्रू हो रही है। तो मैं ऑब्जेक्टिव भी किसके पढ़ रहा हूं यार, बजट के। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों जो बनाए हैं, ये टैक्सेस कुछ ऐसे हैं कि इसका बर्डन रिच के ऊपर ज्यादा आता है और पुअर के ऊपर कम आता है। जैसे कि हमारा डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके ऊपर टैक्स ज्यादा हो। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी कंट्री में लगाया इसलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी। और पुअर के ऊपर टैक्स नहीं है, रिच के ऊपर टैक्स है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो लगता है खर्चों पे, जैसा खर्चा ज्यादा
वो टैक्स ज्यादा है, खर्चा ज्यादा कौन करता होगा? जिसके जेब में पैसा ज्यादा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी पूरे रिच को पकड़ा जा रहा है और डायरेक्ट टैक्स में भी रिच को। इसका मतलब हमारी कंट्री का टैक्स सिस्टम कुछ ऐसा है जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है। ये टैक्स सिस्टम पार्ट किसका है? बजट का। तो बजट के थ्रू इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी क्या होती है? रिड्यूस। बजट के थ्रू इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी क्या होती है जी? रिड्यूस। तो क्या बोल रहे? रिड्यूसिंग, कम ऑन, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। बोलो, गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच ऑफ इनकम एंड, किसके थ्रू? अपनी। तो गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग ऑन दी एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया यार? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कम ऑन, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव बच, हाँ जी, सेकंड है, सेकंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। कम ऑन, फोर्थ। थर्ड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बच्चे, जब इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती तो पता क्या होता है? एडी इज मोर देन एएस या फिर एडी इज लेस देन एएस। और तुम्हें तो पता है कि एडी क्या होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में दो लोगों के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक प्राइवेट के और एक, अगर एडी ज्यादा है तो गवर्नमेंट को बोल दो खर्चे कम कर दे, अगर एडी कम है तो गवर्नमेंट को बोल दो खर्चे। तो खर्चे कम करने और खर्चे ज्यादा से इकोनॉमी क्या हो जाएगी? स्टेबल। खर्चे पार्ट किसका है? बजट का। खर्चा पार्ट किसका है? गवर्नमेंट बजट का। खर्चा पार्ट किसका है? गवर्नमेंट बजट का। बोलना जरा, बोलना। गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द बिजनेस फ्लक्चुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड, हाँ, इन्फ्लेशन का मतलब होता है एडी इज मोर देन ए और डिफ्लेशन का मतलब होता है एडी इज लेस देन। To achieve the objective of economic stability, the government aims to control the different phases of business fluctuation through its budgetary. So whenever AD is more than AS, government starts expending less. Whenever AD is less than AS, government start expending more. And expenditure is a part of government budget. This is how government budget corrects the inflation and deflation and economy को क्या बनाती है? Stable. The first objective, reallocation of resource. Second, reducing. Third, economic stability. Fourth, management of public. जितनी पब्लिक एंटरप्राइज होती हैं, तीन तरह की पब्लिक एंटरप्राइज होती हैं जी। एक होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और एक होती है गवर्नमेंट कंपनी। मिनिस्ट्री, कितनी मिनिस्ट्रीज हैं? मिनिस्ट्रीज कितनी होंगी? 3। 48 मिनिस्ट्री होंगे कम से कम, 48 मिनिस्ट्रीज, है ना। और 48 मिनिस्ट्रीज के अंदर कम से कम 100 से ऊपर डिपार्टमेंट्स होंगे। मिनिस्ट्री के, हर मिनिस्ट्री के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर मिनिस्ट्री के अंदर कुछ क्या होते हैं? डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्रीज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को हटा दूं, LIC, एयर इंडिया, इसको हटा दूं, तो मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट कंपनी पता कैसे चलती है सारी? बजट के थ्रू। इसके थ्रू, बजट के थ्रू। एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, फाइनेंस, हर मिनिस्ट्री, हर एक, ये तो क्या बोल रहे हैं? मैनेज करा जाता है किसको? पब्लिक। किसके थ्रू? बजट के थ्रू। कोई मिनिस्ट्री पैसा कमाएगी तो पैसा कहां जाएगा? गवर्नमेंट के बजट में, मतलब गवर्नमेंट के तिजोरी में। कहां जाएगा? गवर्नमेंट की तिजोरी में। और फिर तिजोरी से बनता है बजट, तिजोरी से बनता है बजट। कोई लॉस हुआ है तो कहां से जाएगा? तिजोरी से। कहां लिखा जाएगा? बजट में। कहां लिखा जाएगा? बजट। इसका जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, जितनी भी क्या पब्लिक, वो मैनेज किए जाते हैं बजट के थ्रू। किसके थ्रू मैनेज किया जाता है? तो ये देख क्या बोल रहे हैं? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इंडस्ट्रीज स्पेशली नेचुरल which are established and managed for the social of the budget is prepared with the objective of making various provision for such and providing them। तो सारा पैसा कौन देता है जी उनको? बजट। कौन देता है? बजट। अब वो इंडस्ट्री पैसा कमाती तो जाती भी कहां पर है जी? गवर्नमेंट के पास। किस पे जाता है जी? तो सारी पब्लिक एंटरप्राइजेस मैनेज किसके थ्रू हो रही हैं? बजट के थ्रू। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसका मान फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। Yes, first objective, reallocation of resources. Second objective, reducing inequalities between rich and poor. Third objective, economic stability. Fourth objective,
Fifth objective, economic growth. The growth rate of a country depends upon the rate of savings and investment. सेविंग्स कितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगी, अगर सेविंग ज्यादा होंगी तभी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी। तो लोगों से सेविंग करवाना, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसी स्कीम्स निकालती रहती है और मोस्टली ये स्कीम लॉन्च होती है बजट पे, जिससे लोग अपनी सेविंग को और बढ़ाते हैं और वही सेविंग कन्वर्ट किस में होती है, इन्वेस्ट, और इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन द जीडीपी। तो कंट्री की ग्रोथ कैसे होती है, बजट के थ्रू। कैसे कि बजट में सेविंग कन्वर्ट किस में होती है, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से कंट्री की ग्रोथ बढ़ती है। जरा बोलना है प्लीज। द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ सेविंग एंड फॉर दिस पर्पस बजटरी पॉलिसी, बजट के अंदर लिखा होता है क्या, मोबिलाइज करना है क्या, रिसोर्सेज को फॉर दी इन दी, देयरफॉर द गवर्नमेंट मेक्स वेरियस इन दी टू रेज ओवरऑल रेट ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट्स इन दी इकोनॉमी। ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाती है, बजट पॉलिसी कुछ ऐसी होती है जो लोगों के रेट ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती। चलो बस लास्ट बोलते हैं। फर्स्ट वन इज, बजट के बारे में बात कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। सेकंड, यस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। थर्ड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फोर्थ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और सिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग रीजनल, जो एरिया डेवलप नहीं होता उन एरिया को डेवलप किया था, उसके ऊपर खर्चा किया था। खर्चा कहां लिखा होता है, बजट में। कहां लिखा होता है, तो जो एरिया इतने डेवलप नहीं है उनको डेवलप किया था कहां, किसके थ्रू, बजट के थ्रू। किसके थ्रू, ये बजट के क्या हो गए जी, ऑब्जेक्टिव्स। क्या हो गए, ये बजट के क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स। ये बजट के दो पार्ट्स, रेवेन्यू सीट्स एंड रेवेन्यू सीट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। Budget is divided into two parts, receipts and receipts are divided into two parts, revenue receipts and expenditure divided into two parts, revenue expenditure and। इन चारों को समझाने के लिए दो चीजों की हेल्प, एसेट्स एंड, पर इनकी वजह से बजट हमेशा कैसा आ जाता है, तीन तरह के डेफिसिट होते हैं। कौन कौन से जी, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू, कह रहा मैं नहीं कर, कह रहा मैं नहीं कर। हाँ जी, यहाँ आ जाओ। रुक जा, अभी पेपर हो गया। यस, क्या हुआ, किसको चाहिए ब्रेक, सारे बोलते दे देता, चलो कोई बात नहीं, सारे बोलो। यस, अभी दे रहा हूं, एक सेकंड को दे रहा हूं। यहां देखो जी, फोर्थ चैप्टर जी, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। फोर्थ चैप्टर कौन सा है जी, आपको पता है स्टूडेंट्स, सुनो यहां देखो, बस करो, बस बस बेटा। किसको, यस, फर्स्ट इज, सबसे पहले क्या पढ़ना है बच्चे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मनी एंड बैंकिंग। हाँ जी, इसके अंदर ये पार्ट कवर करना है। फर्स्ट वन इज, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इंडियन इकोनॉमी ऑन दी ईव ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर दी। अच्छी तरह से करवाया हुआ, कल अगर मार्क्स नहीं आए तो तुम पागल तो नहीं हो, देख रहा है, गर्व देख रहा है भाई, ऐसा होता है।
इसको थोड़ा समझा जरा एक बार। आ गया ये जल्दी आ गया। हाँ जी देखो। अरे भाई इस बार तुम ना समझ नहीं रहे बात को। मतलब कि नीचे अभी अभी चल रही है क्लास किसकी, अकाउंट्स की। अकाउंट्स के टीचर, मैथ्स के टीचर, दर्शिता मैम, मैं, जितना एक्स्ट्रा हो सकता है टाइम अवेलेबल उतना हम लोग टाइम दे रहे हैं। तो मैक्सिमम चैप्टर खत्म होते हैं, उसके मैसेज जाते हैं। नेक्स्ट डे बच्चा आता है, सर एक बार ना, मैंने हाँ क्या एक बार, सर एक बार मैक्रो इकोनॉमिक्स का जरा ओवरव्यू देना। ओवरव्यू भाई यहां से निकलती 8 और मुझे बोलना पड़ता है बच्चे अभी देता हूँ, अभी तक सारा और भी देता हूँ, पूरी मैक्रो की स्पेलिंग जो सिखाता हूँ बैठा के। स्टाफिंग का क्या दे दो सर, तो और भी दे दो सर स्टाफिंग का। सर इतना चला गया इसको, मैंने आपको 12 बजे तक फोन किया, उठाया नहीं। अच्छा पेपर पास हो गया था। हाँ जी ये देखो, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था, व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, दैट इज सी टू सी इकोनॉमी, सी टू सी इकोनॉमी। आपको पता है बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ क्या थी, लिमिटेशन। जैसे फर्स्ट लिमिटेशन, पर डबल कोची कुछ कह रहा था, मतलब इसको आता था कि क्या है, बट पता नहीं था क्या बोल रहा है। डबल चाइना, कुछ भी बोल दो। Yes, come on. First problem. Double coincidence of one. First problem, double coincidence of second. स्टोरेज कौन सी बच्चे, हाँ जी सेकंड कौन सी है, स्टोरेज प्रॉब्लम। थर्ड, हाँ जी नो स्टैंडर्ड वैल्यू। एंड फोर्थ वन इज, क्या पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है। यस कम ऑन। पार्ट सिस्टम की बच्चों लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन जल्दी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ, क्या था ये, जो मुझे सेल आउट करना हो वो किसी को चाहिए हो, और जो मुझे चाहिए हो वही वो बेच रहा हो। तो एक कोइंसिडेंस नहीं, किसमें बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम स्टोरेज प्रॉब्लम, कुछ गुड्स तो कैसे होते हैं पेरिशेबल, और कुछ गुड्स तो स्पेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम, स्टोरेज प्रॉब्लम। थर्ड कॉन्सेप्ट डेफर्ड पेमेंट, क्या है जी, डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है कि हम प्रेजेंट में खड़े होकर किसी के साथ भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते थे, किसमें, बार्टर सिस्टम में, किसमें। और एक क्या मेरे पास, नो मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू मेजर का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं था। तो ये चार प्रॉब्लम थी किसके अंदर, इन चारों प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन आ गया, मनी। कौन आ गया, इसको बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी का फर्स्ट फंक्शन क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कैन बी इजिली स्टोर, मनी कैन बी यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, मनी कैन बी यूज एज अ, यस मनी इज यूज फॉर दी डेफर्ड पेमेंट्स, मनी इज यूज फॉर दी। तो बार्टर सिस्टम की जो क्या थी लिमिटेशंस, वही मनी के क्या थे, फंक्शन। व्हाट इज मनी, मनी इज व्हाट विच मनी डज, और डज मतलब वही मनी के क्या बन गए बच्चों, फंक्शंस। क्या बन गए थे, जल्दी बोलना रेफर्स टू द एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू दी, क्या बोलते हैं इसे, कौन सी इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम कैन ओनली वर्क व्हेन देयर इज एग्जिस्ट ऑफ, अगर ऐसा हो तभी एग्जिस्ट कर पाएगा, जबकि प्रॉब्लम आ जाती थी, तभी तो बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ। आ गया होगा समझ, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू,
भाई ये फैन ठीक करना है, अगर अंडे ले लो। किसी चीज की को कॉमन वैल्यू नहीं थी ना, किसमें नहीं थी? बार्टर सिस्टम में। किसमें नहीं थी? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। एग्जैक्टली। वॉच वाला एग्जांपल याद है तुमको? मैंने किसी को अपनी वॉच दी थी, चलो छोड़ो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बच्चों बोलो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आना डिफिकल्ट था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आना, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। भाई ने अपने शादी के लिए केले रखे हुए हैं, ओए होए। खराब हो जाएंगे भाई। सॉरी बार्टर सिस्टम में, हेलो, बार्टर सिस्टम में चीजों को, बस चुप चुप, बार्टर सिस्टम में चीजों को स्टोर। तो 4 प्रॉब्लम, फर्स्ट वन इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, सेकंड स्टोरेज प्रॉब्लम, थर्ड डेफर्ड पेमेंट, एंड फोर्थ वन इज मेजर ऑफ वैल्यू। तभी तो क्या आया? क्या आया? एनी कमोडिटी, बोलो एनी चूजन बाय अ कॉमन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, चूजन बाय अ कॉमन कंसेंट। सबने हाँ भरी थी, चूजन बाय कि हम भी कोई गुड सर्विस लेंगे तो किसके थ्रू लेंगे? मनी। हम देंगे तो किसके थ्रू देंगे? तो चूजन बाय कॉमन कंसेंट। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सचेंज को और बढ़ाएगा। ह्यूमन बीइंग जितना बड़ा होगा, पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी, उतना एक्सचेंज मैकेनिज्म बढ़ेगा। एक्सचेंज को ही कॉमर्स बोलते हैं, कॉमर्स ही ग्रोथ है। एक्सचेंज मैकेनिज्म बढ़ाना है तो बार्टर सिस्टम सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये एक्सचेंज मैकेनिज्म बढ़ गया था, इसलिए बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आई। अगर नहीं होता एक्सचेंज मैकेनिज्म बढ़ता नहीं, तो बार्टर सिस्टम के सही चल रहा। सो एक्सचेंज मैकेनिज्म को इजी किसने बनाया? मनी ने, क्योंकि मनी एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है किसके लिए? एक्सचेंज के लिए। किसके लिए? एक्सचेंज के लिए। तो फंक्शंस ऑफ मनी कौन कौन से हैं? हाँ जी, प्राइमरी फंक्शंस एंड कभी कभी ऐसा भी आया था सहज कि सिर्फ प्राइमरी फंक्शन बताओ, या फिर सिर्फ क्या बताओ? सेकेंडरी। तो प्राइमरी फंक्शंस कौन से? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, मेजर ऑफ वैल्यू। फर्स्ट कौन सा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, मेजर ऑफ। और सेकेंडरी के थर्ड फंक्शन कौन? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड एंड स्टोर ऑफ। अगर बोल दिया प्राइमरी तो सिर्फ वो 2 समझाने, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसको प्राइमरी इसलिए बोला था क्योंकि पहले बात तो एक्सचेंज मैकेनिज्म को मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इंसान सेविंग करेगा, इंसान अगर कोई भी चीज कमोडिटी लेगा तो सबकी वैल्यू का एक कॉमन बनाना। ये नहीं कि किसी एरिया के अंदर राइस ज्यादा थे तो हर चीज की वैल्यू राइस के बेसिस पे सेट करी हुई है। ये लेना है आधा किलो राइस, ये लेना 2 किलो राइस, तो हर एरिया में अलग अलग ऐसी वैल्यू थी, तो कॉमन वैल्यू बनाना। क्या बनाना? तो ये कौन से फंक्शंस आ गए? प्राइमरी। बाकी डेफर्ड वाला और सेविंग वाला वो किसके अंदर है जी? सबसे पहले कौन सा है? कुछ बोलने की जरूरत है? तुम ही बोल दो फिर। मनी कैन बी यूज टू मेक दी फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड, आज पैसों के बदले में कुछ भी लेना हो आप ले सकते हैं। यस और नो? मनी ऑफ वैल्यू। मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। आज कोई भी गुड, कोई भी सर्विस, कोई भी सर्विस सिर्फ किससे मेजर करी जाती है? मनी। सिर्फ किससे मेजर करी जाती है? छोटी सर्विस हो, बड़ी सर्विस हो, मॉर्निंग, इवनिंग, गुड, कोई सा भी कुछ भी हो, वैल्यू किससे मेजर करी जाती है? मनी से। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड और डेफर्ड। इट मींस दैट मनी एक्ट एज अ मनी स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट विच आर मेड इन फ्यूचर। आज तो यार हर एक सेकंड का इंटरेस्ट एस्टिमेट हो जाता है और उसके हिसाब से फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है। गुड की वैल्यू कम हो रही होती है, डेप्रिशिएट, वो भी पैसों पे कम हो रही होती है। अगर तूने कोई गुड लिया है तो उसकी वैल्यू जो पैसों के हिसाब से कम हो रही होगी वही फ्यूचर में तूने पे करनी है किसी को। अगर तूने किसी से गुड उधार लिया तो कितनी वैल्यू कम हुई जो मैंने फ्यूचर में देनी है, या फिर मैंने फ्यूचर में किसी से लोन लिया तो कितना पैसा देना है? 3 साल का इंटरेस्ट इतना होगा, 4 साल का इतना, 5 साल का इंटरेस्ट। अरे आज मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटरेस्ट से यार। अरे आज हर एक चीज पैसों से मेजर हो रही है, तो आज हम प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में किसी के साथ भी आ सकते हैं जी। 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। नेक्स्ट, स्टोर ऑफ। बोलेगा मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रेजेंट टू। क्या बात, क्या मतलब लिखा है स्टोरेज का? सही हुआ, मजा आ गया। मेरी प्रेजेंट है परचेजिंग पावर को फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेता हूं मैं? स्टोर। क्या कर लेता हूं? तो भगवान करे मैं स्टोर ऐसा करूं कि प्रेजेंट में जो परचेजिंग पावर है उतनी बढ़ जाए या फिर उतनी कम से कम रहे, क्योंकि पड़े पड़े तो कुछ नहीं होगा, पड़े पड़े तो वैल्यू कम होगी। तो कहीं इन्वेस्ट कर दूं, कहीं लगा दूं, सेविंग करवा दूं, बैंक में एफडी करा दूं, कुछ भी, बहुत सारी चीजें हैं जी।
बट आज के टाइम पर, यस क्या बोल रहा हूँ, बट आज के टाइम पर मनी कैन बी इजिली स्टोर्ड, मनी को हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, तो फोर्थ फंक्शन क्या हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू। सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच मोर सिक्योर देन इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो फोर फंक्शंस ऑफ मनी बच्चे, फर्स्ट फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड फंक्शन मेजर ऑफ वैल्यू, प्राइमरी फंक्शन हो गए हैं, सेकेंडरी फंक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, एंड फोर्थ मनी ओवर। अब बार्टर सिस्टम खत्म, अब क्या आ गया, मनी, मीडियम ऑफ, मेजर ऑफ, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड इवैल्यूएशन ऑफ मनी। पहले सबसे पहले कौन सी मनी आई थी, कमोडिटी मनी। कौन सी मनी, बार्टर सिस्टम। कौन सिस्टम, नेक्स्ट कौन सी मनी आई, मेटालिक मनी। कौन सी मनी, metals like gold, silver, copper, etc. were used as they could be easily handled and their quantity can easily be ascertained. उसके बाद क्या आई, पेपर मनी। क्या आई, it was found inconvenient as well as dangerous to carry and coins from place to, so invention of marked a very important stage in the development of money. Paper money is regulated and by the, who issues money? Who issues money? At present, a very large part of money consists mainly of or issued by the, next कौन सी आ गई, कौन सी मनी, तो पहले कौन सी मनी थी, कमोडिटी मनी। कौन सी मनी, उसके बाद कौन सी, मेटालिक मनी। कौन सी मनी, उसके बाद कौन सी आई, पेपर मनी। कौन सी मनी, फिर कौन सी आई, क्रेडिट मनी। मनी मनी Yes, emergence of credit money took place almost side by side with that of paper money. People keep a part of their as deposit with the, which they can withdraw at their convenience through the check. और आज हमारे पास नहीं, पहले फिर कौन सी है, प्लास्टिक, और प्लास्टिक के बाद है डिजिटल मनी। कौन सी मनी, अब पहले कौन सी आई थी, प्लास्टिक। तो बोल लेटेस्ट टाइप ऑफ मनी इज इन द फॉर्म ऑफ, एंड द एम एट रिमूविंग द नीड फॉर कैरिंग कैश टू मेक द ट्रांजैक्शन। फर्स्ट मनी, सेकंड मेटालिक, थर्ड पेपर, फोर्थ क्रेडिट मनी, फिफ्थ प्लास्टिक मनी। कौन सी मनी, और उसके बाद जी डिमांड करते हो मनी की, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे क्या बोलते हैं, मनी। हाँ जी क्या बोलते हैं, ये नहीं, हाँ जी क्या बोलते हैं, तो मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय अ पब्लिक एट अ, कितना पैसा लोगों के पास है, कितना पैसा लोगों के पास, मनी हेल्ड बाय अ पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे क्या बोलते हैं जी, मनी सप्लाई। क्या बोलते हैं, it includes money held by the public only। क्योंकि जो पैसा बैंकिंग सिस्टम के पास पड़ा हो स्टूडेंट्स, या फिर जो पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा हो, वो पैसा मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होता बच्चों। जो पैसा बैंकिंग सिस्टम के पास हो या फिर गवर्नमेंट के पास हो, वो पैसा मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये दोनों ना मनी सप्लायर्स हैं, और मनी सप्लायर्स के पास जो पैसा होता है ना, वो कभी भी मनी सप्लाई के अंदर नहीं आता। इसका मतलब मनी सप्लाई में सिर्फ वही पैसा आता है जो पब्लिक के पास है। किसके पास है, पब्लिक। तो बोलना इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग, दैट इज इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई, इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, जैसे कि, और as cash balance held by them do not come into the, तो इनके पास जो पैसा पड़ा हो वो कभी भी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होता। और क्या बोल रहे थे, मनी सप्लाई, क्या बोल रहे थे, मनी सप्लाई का एक और नाम है, मनी सप्लाई का नाम है मनी स्टॉक। मनी सप्लाई का एक और नाम है, और नाम क्या है जी, मनी स्टॉक। क्या नाम है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इससे क्या कर रहे हो, मेजर। अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे करो तो क्या होता, फ्लो। क्या होता, पॉइंट ऑफ टाइम पे करो तो क्या है, स्टॉक। क्या है, तो मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई का मतलब क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मेजर्स M1, M2, M3, M4 सिलेबस में कौन सा है,
एक बार नजर मार लेते हैं बस। हाँ जी बोलो। इट इज द मेजर ऑफ, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। कल को आ गया भाई ट्रांजैक्शन मनी कौन सा है, बताना है भाई कौन सा है, M1। सबसे बेसिक कौन सा है, M1। इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर मेकिंग दी ट्रांजैक्शन। M1 C प्लस DD प्लस OD, याद है M1 का मनी सप्लाई क्या है, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब क्या है, करेंसी विद दी पब्लिक, करेंसी विद दी, और DD का मतलब क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स। क्या मतलब है, और OD का मतलब क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो MCQs में आता था, क्या M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर, क्या M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई एज ऑल इट्स कंपोनेंट्स आर इजिली यूज्ड एज अ मोस्ट लिक्विड M1 नैरो M1 is equals to C plus DD plus OD। ये DD OD है। हाँ जी, अदर डिपार्टमेंट विद्या। अच्छा नेक्स्ट क्या आ गया, इनके सिर्फ कंपोनेंट के नाम देख लो, कभी फंस जाओगे तो आ जाएगा। M2 में M1 तो होता ही होता है, साथ में सेविंग विद दी पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस में आप लोगों ने पैसा सेव कराया है वो भी किसके अंदर आता है, M2 के अंदर। किसके अंदर आता है, हाँ जी M1 क्या है जी, C प्लस DD प्लस। मैं पढ़ाते पढ़ाते खुश हो रहा हूँ इस बात से कि चल यार CCL वाला को तो बढ़िया हो रहा है, घर बैठ के पढ़ते नहीं है। लगा होगा आज मैच है फिर। हाँ जी क्या है बच्चे, M2 कौन सा है, इट इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू दी M1, एज कंपेयर टू दी M1। सो M2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद दी। और M3 के अंदर क्या आता है, M1 तो आधा आता है टाइम डिपॉजिट विद दी बैंक्स, मतलब कि FD, टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट होते हैं ना, FD कहते हैं। तो M1 के अंदर क्या आता है, C DD प्लस OD, क्या आता है, C प्लस OD। और M2 के अंदर M1 तो आता है साथ में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, M3 के अंदर M1 तो आता था साथ में टाइम डिपॉजिट, क्या आता है। और नेक्स्ट कौन सा होता है, दिस मेजर इंक्लूड टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इन एडिशन टू दी। तो M4 के अंदर M3 होता है, क्या होता है, प्लस टोटल डिपॉजिट विद दी पोस्ट सेविंग एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। थोड़ा तुम्हें क्या करना है अभी, M1 M2 M3, ये मेरे पास क्या है, मेजर ऑफ मनी, मेजर ऑफ मनी। आगे सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है जी, बैंकिंग। बैंकिंग को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है जी, 2 पार्ट्स में। किस किस में, हाँ जी कमर्शियल बैंक एंड कमर्शियल बैंक के 2 फंक्शन, एक्सेप्टिंग एडवांसिंग लोन्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग जो पैसा आप लोग एक्सेप्ट करते हैं और क्या देते हैं जी, लोन। तो कमर्शियल बैंक जो पैसा लोगों को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, और जो लोन देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट गिवन एंड इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट गिवन एंड इंटरेस्ट चार्ज, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट गिवन एंड इंटरेस्ट चार्ज इज द कमर्शियल बैंक्स इनकम। हर एक कमर्शियल बैंक की क्या होती है, वो इनकम क्या होती है। तो कमर्शियल बैंक जितने भी पैसा अपने पास क्या करवाता है बच्चे, डिपॉजिट्स। बोलो कमर्शियल बैंक जितना ही पैसा अपने पास क्या करवाता है, डिपॉजिट्स। क्या करवाता है, तो डिपॉजिट्स के अलग अलग अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। अलग अलग तरह के अकाउंट्स होते हैं जिसमें बैंक अपने आप पास डिपॉजिट्स करवाता है, लोगों का पैसा अपने पास क्या करवाता है, डिपॉजिट्स। क्या करवाता है, फिर उसी पैसों में से कुछ क्या रखता है, रिजर्व। क्या रखता है, जिसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं, लीगल। उन्हीं डिपॉजिट में से कमर्शियल बैंक क्या रखता है, कुछ रिजर्व्स। क्या रखता है, और बाकी पैसा क्या दे देता है, लोन। क्या दे देता है, बाकी पैसा आगे दे। यस जरा बोलना एक बार प्लीज। आर्यन, अ कमर्शियल बैंक इज अ काइंड ऑफ that carries all the operation related to the deposit and withdrawal of for the general these banks are profit making institution। profit कैसे कमाते हैं, the difference between interest charge and interest, the 2 primary features of commercial bank पता है सर, accepting advancing, हाँ जी accepting advancing, primary functions and secondary। primary accepting deposits, advancing loan।
पूरा वही है क्रेडिट। सेकंड, ये होते हैं हमारे पास एजेंसी फंक्शन। कौन से फंक्शन? और कौन से फंक्शन आते तो नहीं हमारे सिलेबस में, सिर्फ कौन से हैं? प्राइमरी, मतलब दो ही फंक्शन है, एक्सेप्टिंग, एडवांसिंग। तो जितना पैसा क्या होता है? डिपॉजिट, उसमें से क्या रखते हैं? रिजर्व, फिर क्या देते हैं? फिर क्या आते हैं? डिपॉजिट, फिर क्या रखते हैं? आज इसको पूरा प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, बट एक बार जरा ये देख लो कौन सा फंक्शन लिखे हुए हैं? सेकेंडरी फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? सेकेंडरी फंक्शन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एजेंसी एंड। एजेंसी कैसे? इंटरेस्ट पेमेंट, मेरा एजेंट है, मेरे बिहाफ पे क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहीं से लेना है, वो भी कौन ले रहा है? बैंक। इंस्टॉलमेंट देनी है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। इंटरेस्ट कलेक्शन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मेरा कौन है? ये एजेंट। मेरा कौन है? ये मेरा है ये यूटिलिटीज। मुझे क्या देता है? सेटिस्फेक्शन। क्या देता है? मेरे लिए क्या दे रहा है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर ये ना होता तो क्या होता? डिस्काउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग। अगर ये ना होता तो क्या होता? हाँ जी, लॉकर फंक्शन। अगर ये ना होता तो क्या होता? ट्रेवलर्स चेक। अगर ये ना होता तो ये सारे वो फंक्शन है जो मुझे देते हैं सेटिस्फैक्शन। ये सारे वो फंक्शन है जो मेरे बनते हैं एजेंट। तो मेरा एजेंट बनता है और मुझे क्या देता है? सेटिस्फैक्शन, मतलब एजेंसी फंक्शन। और इन फंक्शन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? पर हमारे सिलेबस में कौन से हैं? प्राइमरी, जिसके दो पार्ट है, एक्सेप्टिंग, एडवांसिंग। हाँ हाँ, कुछ कुछ फैसिलिटीज की फीस चार्ज होती है, फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता मेरा भाई। हाँ जी, फर्स्ट वन इज, हाँ जी, फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। हम लोग डिपॉजिट्स क्या कर रहे हैं बच्चों? एक्सेप्ट। क्या कर रहे हैं? तो फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। दे एक्सेप्ट इन सेवरल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट। सर करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट होता है, सेविंग होता है, मल्टीपल ऑप्शन होता है, बहुत सारे क्या होते हैं? डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग अकाउंट। सेकंड कौन सा फंक्शन है? एडवांसिंग लोन्स। सेकंड कौन सा? एडवांसिंग। तो आफ्टर कीपिंग सर्टेन रिजर्व्स, मतलब बैंक के पास क्या आते हैं? डिपॉजिट्स। क्या आते हैं? बैंक उन डिपॉजिट्स में से क्या रखता है? रिजर्व्स। उन्होंने टैग नहीं किया ना, मुझे तेरे को बता दूंगा फिर। हाँ टैग, हाँ टैग कह रहा हूं। हाँ जी, बैंक उसमें से क्या रखता है? रिजर्व्स। क्या रखता है? और बाकी पैसा क्या देता है? लोन। तो देखिए कह रहे हैं आफ्टर कीपिंग सर्टेन रिजर्व द बैलेंस जो बचता है ऑफ डिपॉजिट इज गिवन टू द नीडी बोरोवर। और उससे क्या चार्ज किया जाता है? इंटरेस्ट, which is the main source of income for these so different types of loans and advance loan made by the commercial bank। कौन कौन से लोन से नाम बता रहा हूं आपके सिलेबस में, टेंशन लेनी इतनी। लोन कौन से नाम बोलना? कौन सा नाम? बोलो बोलो, बता रहा था। एक्सेप्टिंग, डिपॉजिट, एडवांसिंग, सेकेंडरी फंक्शंस। जबकि हमारे पास कौन कौन से? ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तुम सिर्फ क्या बोलो? एजेंसी फंक्शन एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। कह रहा वो तो मैं भूल ही गया। पेपर का बता? इको का ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से कर लियो कल घर बैठ के। हाँ जी, ब्रेक मांगता है क्या? यहां देखो, यहां देखो, आपको अच्छी तरह पता है, सुनो मेरी बात सुनो, आपको अच्छी तरह पता है कमर्शियल बैंक क्या करता है? हाँ जी, क्या करता है? बोलना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट्स को क्या करता है? एक्सेप्ट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स को क्या करता है? एक्सेप्ट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। और जो डिपॉजिट्स आते हैं उसमें से क्या रखा जाता है? रिजर्व। क्या रखा जाता है? और बाकी पैसा क्या दिया जाता है? लोन, जिसको बोलते हैं एडवांसिंग लोन्स। छोटी सी बात सुनो, कमर्शियल बैंक के पास जितने भी क्या आते हैं? डिपॉजिट्स। क्या बोल रहा हूं? कमर्शियल बैंक के पास जितने भी क्या आते हैं बच्चों? कमर्शियल बैंक उन डिपॉजिट से ना मल्टीपल डिपॉजिट्स क्रिएट करता है, और कमर्शियल बैंक उन लोन से ना मल्टीपल लोन देता है। एक डिपॉजिट से मल्टीपल डिपॉजिट्स क्रिएट करना,
और एक लोन से मल्टीपल लोन में। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, या फिर बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मनी। जैसे कि स्टूडेंट देखना, यहां देखो जी, आप में से किसी ने भी कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट्स कराया है। क्या करवाया है? डिपॉजिट्स। ये रहा डिपॉजिट्स, और इस डिपॉजिट को तो बोलेंगे इनिशियल डिपॉजिट। क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं अपनी बात स्टार्ट इसी से कर रहा हूं जी। इस डिपॉजिट से कमर्शियल बैंक क्या रखेगा? कुछ रिजर्व्स, उसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। और मान लो रख दी कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? तो डिपॉजिट्स कितना था? 1000। कितना था? और 10% क्या रख दिया? रिजर्व। कितना हो गया? लोन कितना दिया? कितना दिया? अब सुनो जी, अब तुमने दो बातें लिखनी है थ्योरी में। सुन ले, कल आएगा। दो बातें लिखनी है थ्योरी में। पहली बात, जिसको लोन दिया उसने सारा पैसा खर्च कर दिया, किसी और की क्या हो गई? इनकम। और इनकम दोबारा से बैंक में आके क्या हो गई? डिपॉजिट। क्योंकि एक ही बैंक है, वन बैंक, इसलिए ऐसा हुआ। और दूसरी बात आपने और क्या लिखनी है जी, कि भाई जिसको लोन दिया होगा कैश तो दे नहीं दिया होगा, उसका अकाउंट ओपन किया होगा। क्या ओपन किया होगा? इसलिए बैंक के पास एक नया डिपॉजिट कितने का आया जी? 900 का। कितने का? दोबारा बोलो। जिसको क्या दिया? 900 रुपए, उसने क्या कर दिया? किसी और की क्या होगी? तो बैंक के पास नया डिपॉजिट कितने का आ गया ना। यही बात समझाने के लिए एक और लाइन, हाँ जी, कि जिसको क्या दिया होगा? लोन, वो ऐसे हाथ में कैश दे नहीं दिया होगा, क्या खोला होगा उसका? तो अकाउंट खोल के क्या करा दिया हमने? नया डिपॉजिट। कितने का आ गया? 900। तो 1000 रुपीज क्या हुआ स्टूडेंट्स? डिपॉजिट्स। उसमें से 100 रुपीज से क्या रखा? रिजर्व। बाकी पैसा क्या दे दिया? लोन। क्या दे दिया? जिसको क्या दिया? लोन। जिसको क्या दिया? उसने क्या कर दिया? खर्च। बैंक के पास क्या आ गया? नया डिपॉजिट। कितने का? इसका 10% दोबारा क्या रखेंगे? रिजर्व। कितना हो गया? 90। और 810 के दे दिया जाएगा? लोन। सर आपका मेन एम क्या है? मेरा मेन एम है ये दिखाना कि इनिशियल डिपॉजिट से कितना टोटल डिपॉजिट क्रिएट होगा, ये मेरा दिखाना मेन एम है। सर आप देखो, सर पहला डिपॉजिट 1000 का हुआ, फिर 900 का, फिर 810 का डिपॉजिट। सर डिपॉजिट तो बढ़ते जा रहे हैं, सर टोटल कितना होगा ये निकालना है एम है। सर एक काम करते हैं, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR इनटू इनिशियल डिपॉजिट। 1/LRR कितना है? 10% इंटू 1000। 10% मतलब 100, 0 से 0 10,000। मतलब टोटल डिपॉजिट जो मैंने दिखाने थे वो कितने क्रिएट होंगे? 10,000। और ये राउंड कब रुक गया होगा पता? सुनो, रिजर्व कितने रखे, फिर रिजर्व कितने, सर्कल से पहले धीरे धीरे क्या हो रहा है? बाहर। तो जब टोटल रिजर्व्स कितने हो जाएंगे? 1000। जितना पैसा डाला गया था उतने जब क्या हो जाएंगे? टोटल रिजर्व्स। टोटल, तब ये राउंड रुक जाएगा। तो टोटल डिपॉजिट 10,000 के हुए हैं, टोटल रिजर्व्स 1000 के हैं, तो टोटल लोन कितना होगा? 9। मुझे दिखाना सिर्फ यही था कि जो मेरे पास क्या है? इनिशियल डिपॉजिट। दिखाना मुझे यही था, जो मेरे पास क्या है? इनिशियल, उससे टोटल कितना डिपॉजिट क्रिएट होता है, उससे टोटल लोन कितना दिया जाता है, और उससे टोटल रिजर्व्स कितने रखे जाते हैं जी। ये तीन चीजें दिखानी थी। ये बिना टेबल के भी दिखा सकते हैं, बट वर्किंग दिखाने के लिए पहले टेबल में 2-3 राउंड दिखाने पड़ते हैं, फिर वर्किंग लिखते हैं जी। अब आप बताएंगे दोबारा से जी, बताओ जी। इनिशियल डिपॉजिट मेरे पास है 5,000 रुपीज, और लीगल रिजर्व रेशियो है 5%। बताओ तीनों चीजें, बता, तीनों चीजें बताओ जी। पहली चीज की कंट्री के टोटल
डिपॉजिट्स कितने आएंगे, टोटल रिजर्व्स कितने होंगे, और टोटल लोन कितना दिया जाएगा जी। हाँ जी, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिजर्व्स इनटू इनिशियल डिपॉजिट, 1 अपॉन 5% इंटू इनिशियल डिपॉजिट, 5 1 5 2 20, कितना हो गया जी, 1,00,000 हो गया मेरे पास। क्या टोटल रिजर्व कितना होगा, जितना क्या था इनिशियल, और फिर लोन कितना दिया होगा। हाँ जी, मेरी बात सुनो जी। यस यस यस, मेरी बात सुनो, यहां पे देखो, ठीक है, छुट्टी कर दूं। यस यस, मेरी बात सुनो जी। 9:20 हुए हैं स्टूडेंट्स, 9:20 हुए, मुझे आप लोग सारे 9:35 पे यहाँ चाहिए जी।